अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करने जा रहे हैं हमास के सियासी विंग के सरबराह के हवाले से। इस्माइल हानिया को तेहरान में कातिलाना हमले में शहीद कर दिया गया है। ईरान के पासदारान इनकलाब का यह कहना है कि इस्माइल हानिया को तेहरान में शहीद किया गया है। ईरानी टीवी का भी ये बताना है कि इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान में ही मौजूद थे जब उनकी क़यामगाह पर हमला करके उन्हें शहीद कर दिया गया। दूसरी जानिब ईरान का इस हवाले से कहना है कि कातिलाना हमले की तहकीकात के जो नताइज हैं वो भी जल्द सामने लाए जाएंगे और जल्द नताइज का ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ईरान की जानिब से जारी किए गए बयान में इस बारे में कोई भी तफसील नहीं बताई गई कि इस्माइल हानिया को कैसे कत्ल किया गया है। तो ये एक अफसोसनाक खबर थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। और एक और अफसोसनाक खबर है जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के मारूफ कॉमेडियन और नामवर अदाकार सरदार कमाल दार फ़ानी से कूच कर गए हैं। कॉमेडियन सरदार कमाल को दिल का दौरा पड़ा जो कि जानलेवा साबित हुआ। सरदार कमाल ने सोगवारों में बेवा, 2 बेटे और 1 बेटी छोड़ी है। मरहूम की तदफीन और नमाज जनाजा फैसलाबाद में अदा की जाएगी। सरदार कमाल जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उन्होंने सैकड़ों स्टेज ड्रामों, फिल्मों और टीवी ड्रामों में भी काम किया है और उनका जो शुमार है वो इंडस्ट्री के सीनियर अदाकारों में होता था। इस हवाले से आगे चलकर मजीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। आपको बताएंगे शदीद महंगाई में जहनी दबाव से कैसे बचा जाए। शौकत खानम अस्पताल में किन मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाता है। जानिए अमेज़न पर लाखों डॉलर्स कमाने का राज। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आपकी मेंटल हेल्थ के हवाले से। तो किसी भी किस्म का तनाव हमारी दिमागी सेहत को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर सकता है। हम हर बार यही सोचते हैं कि हम अपने तौर पर इसका मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये ऐसा नहीं होता है। हालात आपके काबू में नहीं होते हैं, आपकी सोच आपके कंट्रोल में नहीं होती है। तो हालिया दिनों में जिस तरह से हम देख रहे हैं हमारे मुल्क में इकॉनमिक क्राइसिस चल रहे हैं, महंगाई की शदीद लहर है जिसने लोगों को भी शदीद मुतासिर किया है, शदीद परेशान भी किया है। और अवाम जो कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे थे, अब वो अवाम सिर्फ बिजली के बिलों की अदायगी के लिए अपनी ज़रूरी चीज़ें बेचने पर हमें मजबूर दिखाई दे रही हैं। बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा ना करने की वजह से वालिदैन शदीद ज़हनी दबाव का शिकार नज़र आते हैं। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो दिमागी सेहत के माहिरीन हैं वो लोगों की जहनी सेहत पर महंगाई के मनफी असरात से खबरदार ऑलरेडी कर चुके हैं कि इस कैफियत में जहनी सेहत बुरी तरह से मुतासर होती है। हुकूमती रिलीफ की अगर हम बात करें वो हमें कहीं नहीं दिखाई देता। हुकूमती रिलीफ की गैर मौजूदगी में लोग चिड़चिड़े हो चुके हैं, खुद को मुस्तकिल परेशानी, मायूसी या मुस्तकबिल के बारे में जो नाउमीदी की हालात हैं उसमें जाते दिखाई दे रहे हैं। तनाव से निपटने के मामले में इसे पहचानना और मदद लेना भी इंतहाई ज़रूरी अमल है। और हम देख रहे हैं कि फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो आजकल महंगाई की वजह से या अपने किसी भी स्ट्रेस की वजह से फिर वो अनफॉर्चुनेटली खुदकुशी भी करते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर ताहिरा मालिक साहिबा ने ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बिल्कुल गैर मामूली किस्म के हालात हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले ठीक ठाक जिंदगी गुजार रहे थे, अब उनके लिए भी गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ऐसे हालात में आप क्या समझती हैं हमें अपनी ज़हनी हालत को किस तरह से कंट्रोल में रखना है जब हमें इतने एक्सपेंसेस उठाने हैं, इतने अगर बच्चे हैं उनकी ख्वाहिशात भी पूरी करनी है, घर का रेंट भी पे करना है, तो फिर कैसे सब कुछ ये मैनेज करें? देखिए, इन्फ्लेशन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ लोअर तबके के लिए नहीं है, वो अब सबके लिए है। जो अपर मिडिल थे वो मिडिल हो चुके हैं, मिडिल जो है वो लोअर पे जा चुके हैं, और जो पेवेस्ट तबका था वो मजीद पेवेस्ट होता चला जा रहा है। इस सब के साथ साथ जो है वो हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। जैसे हमारे रिश्ते डैमेज हो रहे हैं, इरिटेशन हो रही है, मूड के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तलाक़ें हो रही हैं, बल्कि बहुत से ऐसे केसेस हैं जो रिश्ते निभा नहीं पा रहे हैं और खुदकुशियाँ हो रही हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, ख़ुद को जो है वो डैमेज कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें समझने की जो ज़रूरत है, ये एक ऐसा मसला है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ नहीं है, सारी दुनिया में ही हो रहा है। और इस इन्फ्लेशन के मसले को शायद तभी ठीक किया जा सकता है जब बहैसियत कौम और बहैसियत मुल्क जो है वो हम तरक्की करेंगे। लेकिन मीनवाइल ये बातें बड़ी पता नहीं कब होंगी, कैसे होंगी, इस उम्मीद पे तो हम अपनी सारी बातें छोड़ के नहीं बैठ सकते हैं। तो इसमें शॉर्ट टर्म गोल्स बनाना सीखें रादर देन इस चीज़ के ऊपर जो है वो रोने से कि चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं। हमें चाहिए कि जहाँ पे घर में 8 लोग खाने वाले हैं और 1 कमाने वाला है, वो इस महंगाई के दौर में सिर्फ और सिर्फ बिल ही अदा कर सकता है। खाना तो बहुत दूर की बात है। वहाँ पे जितने अडल्ट हैं वो निकलें बाहर और कमाना शुरू करें।
काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता कि अभी मैंने 10 पढ़े हैं तो मुझे कितनी ही जॉब मिल जाएगी। आपकी लाइफ भी वो 10 से 15 हज़ार की कमाई भी जो है घर में कंट्रीब्यूट करती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे रोने से की बजाय मैं हमेशा ये बात करती हूँ सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाना चाहिए। वो नहीं है। अच्छा ठीक है, जैसे आपने भी कहा कि वाकई पूरी दुनिया में ही हम देख रहे हैं महंगाई है। जैसे हमारे कोई दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं बाहर रहते हैं, वो भी बताते हैं कि अब यहाँ पे भी हालात बहुत डिफरेंट हो चुके हैं। लेकिन एक चीज वहां पर जरूर है कि वहां पर काउंसलिंग जरूर है। ये एक कॉन्सेप्ट वहां पर मौजूद है। यहाँ मर्द हजरात फिर किसी से बात भी नहीं करते हैं, वो झिझक भी महसूस करते हैं। खवातीन हैं, उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, वो भी फिर एक बर्डन मर्द हजरात पर पड़ जाता है। तो वो काउंसलिंग वाला एक रुझान पाकिस्तान में नहीं है, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अब यहाँ पे यकीन माने लोगों को अगर ज़रूरत होती है, मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं 2 साल लड़ना पड़ा फैमिली से कि लेके जाएं काउंसलर के पास। एक तो जंग जो ज़हनी तौर पे लड़ रहे हैं, दूसरी जंग सोसाइटी के साथ लड़ रहे हैं कि नहीं हमें जाना है। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को समझना है कि काउंसलिंग का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप मेंटली जो हैं आप मिसफिट हैं या खुदा ना खास्ता बहुत से लोगों को फिर ये होता है कि उन्हें साइको कहा जाएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम जहाँ पे अटकते हैं, जहाँ पे हम स्टक हो जाते हैं, वहाँ पे हमें एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत होती है। और वो हेल्पिंग हैंड घर या इर्द गिर्द से इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि हमें लगता है वो जजमेंटल हो जाएंगे, शायद जब हालात अच्छे होंगे तो शायद तब ये टॉन्ट करेंगे। तो आप एक बाहर से हेल्पिंग हैंड को चूज करते हो जो ना आपका रिश्तेदार है, स्ट्रेंजर है, ऑब्वियसली, जैसे आप एक ट्रीटमेंट ही ले रहे हैं, आपसे सिर्फ और सिर्फ उस मसले की गर्ज के अलावा और कोई गर्ज नहीं है, उसे सिर्फ आपकी हेल्प करनी है। तो हमें चाहिए कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो है वो हम ज़रूर फ़रोग दें ऐसी चीज़ को जिससे लोगों की मदद की जा सके। फिर खुदकुशियाँ भी कम होंगी, तलाक भी जो है वो रेशो कम होगा और डिप्रेशन भी कम होगा। ठीक है, तो आपके पास जो लोग आते हैं वो आजकल किन प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे हैं, उनको फिर आप किस तरह से एड्रेस कर रही हैं? सबसे बड़ा मसला तो इस वक्त जो है यकीनी तौर पर महंगाई है और उसमें सरे फहरिस्त बिजली के बिल हैं। बिजली के बिल हैं। अब हमारे पास जब पेशेंट्स पहले, अगर मैं कुछ दहाई पहले की बात, कुछ साल बल्कि पहले की बात करूं तो पहले डिप्रेशन एंजाइटी की रीज़न क्या होती थी? ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो गए। लेकिन अब ये पिछले कुछ अरसे से क्या रीज़न्स आ रहे हैं कि बच्चे ने मोबाइल में देख लिया कि भी मुझे ये चाहिए, बाबा मुझे ये ला के दे, वो लेके नहीं दे रहे। अब मुझे ये गिल्ट आ रहा है कि मैं अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा, मैं घर के अखराजात पूरी करूँ या ना करूँ। यानी कि जड़ जो है ना, रूट कॉज जो है वो पैसा है कि वो अर्न नहीं कर पा रहे। और दूसरा आपको पता है कि हमारे यहाँ पे फ़रोग भी नहीं दिया जाता कि घर में बाकी लोग भी कमाएं, वो एक ही बंदे पे बर्डन डाल के हम बैठे हैं। तो हमें ये सारी चीज़ों का हल तलाश करना है और इसमें मेजर रोल एक फीमेल जो है ना प्ले करती है, जिसको थोड़ी सी अपनी शॉपिंग के बजट को कट करके घर पे लगाना है। आप महीने में अगर 2 की बजाय 1 जोड़ा बना लेंगे वो भी इनफ है आपके लिए। लेकिन आपके बच्चे की शायद सबको एडजस्ट करना है, सबको मैनेज करना है, फिर ये सिचुएशन से निकला जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो एक कमाने वाला है वो सिर्फ ईद पर शॉपिंग करे, ईद पर चप्पल ले या ईद पर सूट ले, और जो फिर पूरी फैमिली है वो धड़ाधड़ शॉपिंग करी। जैसे आपने बच्चों की ख्वाहिशात का जिक्र किया, तो फिर बच्चों पे भी फिर हम देख रहे हैं कि एक सोशल प्रेशर आ जाता है। जो दूसरे बच्चे स्कूल में उनके साथ होते हैं उनको फिर बड़ा होता है कि अगर उन्होंने किसी ख्वाहिश का इजहार किया, उनके वालिद ने चीज़ वो नहीं ला के दी, तो फिर बच्चों की तरफ से प्रेशर भी बिल्डअप हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी शायद कड़वी लगे लेकिन हकीकत ठीक है। अच्छा, हम गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। बराह रास्त अभी हमें जाना है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी साहिबा इस वक्त लाहौर में गुफ्तगू कर रही हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते तरफ डॉक्टर साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। और साहिबा, बच्चों के हवाले से हम बात कर रहे थे, बच्चों की ख्वाहिशात की जो प्रॉब्लम है, फिर वो दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं, फिर वालिदैन भी प्रेशर में आते हैं, फिर हम देखते हैं कि अर्ली एज से ही बच्चे भी किसी ना किसी डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं, में जाना शुरू कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पेरेंट्स चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे बड़े थे ना, वो हमेशा एक कहावत कहते थे, चादर देख के पाँव फैलाओ। लेकिन अब के लोग कहते हैं तुम पाँव फैलाओ, चादर खुद ही फैल जाएगी। ये ऐसा नहीं है। आप अपने बच्चे को उस लेवल के स्कूल में डालें जहाँ पे आपको लगता है कि उसी सोशो इकोनॉमिक के जो है वो दूसरे बच्चे भी आ रहे हैं, जहाँ पे वो बच्चा स्ट्रेस नहीं लेगा, जहाँ पे वो सोशल इकोनॉमिक स्ट्रेस या बायसनेस का शिकार नहीं होगा। आप शायद उसकी
फीस तो किसी भी तरीके से दे देंगे, लेकिन उसकी जो एक्स्ट्रा जो है वो वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, जो उसमें कंट्रीब्यूशन है, उसमें जो ड्रेसेस हैं, उसका कंपटीशंस हैं, इसमें शायद आप वो ना कर सकें। अब आपने बच्चे को तालीम के लिए एक अच्छा इदारा तो दे दिया, लेकिन आपने एक स्ट्रगल में उसको डाल दिया कि वो 10 लोगों में बैठा हुआ खुद को लो फील कर रहा है, जबकि आप एक नॉर्मल स्कूल में डालेंगे तो वो लो फील नहीं करेगा, क्योंकि उसी के सोशल इकोनॉमिक स्टेटस से जो है वो लोग हैं। दूसरा, इस चीज को समझें कि हर इदारा, कोई भी स्कूल है, कोई भी एकेडमी है, उसका मेन गोल ये होता है कि बच्चे को एक बेहतर जो है वो तरबियत जगह को बनाया जाए और तरबियत दी जाए। तो ये जो हमारा एक ज़हनी हलल है ना, जितना महंगा स्कूल उतनी अच्छी जो है वो तालीम है। आप गवर्नमेंट स्कूल से भी बहुत से लोग आप देखें, बहुत से लोग ऐसे कितने लोग हैं जो माशाल्लाह जिन्होंने नाम बनाया। तो यहाँ पे अपनी चादर को देख के जब हम अपने पाँव फैलाने लगेंगे तो चीज़ें बहुत सेटल डाउन। ये बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, एक अनफॉर्चुनेट है हमारे माशरे में खुदकुशी का एक जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बहुत से ऐसे वाक़यात अब रिपोर्ट हुए हैं। एक खातून का वाक़या रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने बिल जमा कराया, उसके बाद जाके उन्होंने नाले में छलांग लगा दी और खुदकुशी कर ली। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन कब एक इंसान इतनी एक्सट्रीम स्टेज पर पहुंच जाता है कि फिर वो खुदकुशी के मुतालिक सोचना शुरू कर देता है, और फिर उससे कैसे वो निकल सकता है खुद से? खुदकुशी जो है वो बेसिकली एक वो स्टेज है जहाँ पे आप कहते हैं मेरे हाथ खड़े हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये स्टेज एक माशरा जहाँ पे हम ये कहते हैं कि इंसान जो है सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल का मतलब ये है कि हमारे पास बात करने के लिए लोग होने चाहिए। खुदकुशी हमेशा तब होती है जहाँ लोग डमी बन जाते हैं, आपके साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाते, और अगर इंटरेक्शन करते भी हैं तो पॉजिटिव नहीं करते हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपको हल नहीं बताते हैं, बल्कि ताने कशी करने लगते हैं और आपको लो फील कराने लगते हैं। तब इंसान खुद को अकेला समझता है और एंड कर देता है। जबकि यहाँ पे रुकना, यहाँ पे समझना, यहाँ पे एक लम्हे के लिए अपने साथ जुड़े हुए उन तमाम रिश्तों को देखना जो आप पे डिपेंड करते हैं, इनको देखें। जब तक सांस चल रही है तब तक एक उम्मीद है, एक आस है कि आप कुछ कर लेंगे, आप मेहनत कर लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन जब जो है वो रूह परवान कर गई तो फिर परवाज कर गई तो फिर पीछे कुछ नहीं रह जाता। आपके बच्चों के लिए एक जो है वो स्टिग्मा बिल्ड करके जा रहे हो आप कि तुम्हारी माँ ने खुदकुशी कर ली या तुम्हारे बाप ने खुदकुशी कर ली। आपकी मौजूदगी से जहाँ बच्चे नहीं पल रहे थे, आपकी गैर मौजूदगी से कैसे पलेंगे? तो यहाँ पे हमें ये चीज़ें समझना, सोचना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ हमें करने की बड़ी अशद ज़रूरत है कि हमारे माशरे में कोई ना कोई एक इस तरह के अदारे काम करने चाहिए। कर तो रहे हैं लेकिन मंजरे आम पे उस तरह नहीं है कि लोगों को पता हो कि किसके साथ राब्ता करना और मदद लेनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर ताहिरा मालिक साहिबा, हमारे नफ्सियात हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, कैंसर एक ऐसा मर्ज है जो मरीज के साथ साथ उसके घर वालों पर भी एक बहुत बड़ी आजमाइश बन जाता है। इसका तवील इलाज और महंगा होने की वजह से आम आदमी की दस्तरस से भी बाहर होता है। लेकिन हमारे मुल्क में एक ऐसा अस्पताल भी है जो गुज़श्ता 3 दहाइयों से कैंसर जैसे इस मोज़ी मर्ज का बैनुल-अक़वामी मेयार का इलाज हर साल हज़ारों मरीज़ों को बिला मुआवजा फराहम कर रहा है। ये इदारा है शौकत खानम अस्पताल, जिसका लाहौर और पेशावर के बाद अब तीसरा प्रोजेक्ट कराची में ज़ेर तामीर है। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया चीफ मेडिकल ऑफिसर शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले भी आप हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, हमारी डिटेल डिस्कशन भी हो चुकी है। लाहौर और पेशावर के बाद अब तीसरा जो प्रोजेक्ट है वो कराची में हो रहा है। कराची का ये अस्पताल कितना बड़ा होगा और इसकी तामीर मुकम्मल होने के बाद सालाना बेसिस पर अगर हम बात करें तो क्या एस्टीमेट है कितने मरीजों का इलाज हो सकेगा? शुक्रिया जी। कराची में हमारा तीसरा अस्पताल बन रहा है। ये भी लाहौर और पेशावर की तरह एक टर्शरी केयर कैंसर अस्पताल होगा, जिसका मतलब है कि तमाम तशख़ीस और इलाज की सहूलियात एक ही छत के नीचे वहाँ फराहम की जाएंगी मरीज़ों को। ये हमारा सबसे बड़ा अस्पताल है, लाहौर से दुगना है साइज़ में। ठीक है। लाहौर 5 लाख स्क्वायर फुट पे कंस्ट्रक्ट हुआ है, ये 11 लाख स्क्वायर फुट पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ठीक है। इसका फिजिकल स्ट्रक्चर या ग्रे स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। और इसका फिनिशिंग का काम चल रहा है। इंशाल्लाह फरवरी या मार्च 2026 में हमारा एस्टिमेट है कि ये खुल जाएगा। ये उसी तरह ऑपरेट करेगा कि वहाँ पे भी लाहौर पेशावर की तरह 75% से ज़ायद मरीज़ों का कम्प्लीटली फ्री इलाज किया जाएगा।
हमारा एस्टिमेट है कि अभी हम लाहौर और पेशावर में मिला के तकरीबन 13,500 नए कैंसर के पेशेंट्स हर साल लेते हैं और तकरीबन 35,000 मरीज़ ऐसे होते हैं सिस्टम में जिनका एक्टिव ट्रीटमेंट हो चुका होता है लेकिन वो फॉलो अप में होते हैं। तो कराची में तकरीबन इतने ही नंबर्स और हो जाएंगे जब वो फुली फंक्शनल होगा। 10 से 12,000 नए कैंसर के पेशेंट्स हर साल हम वहाँ एक्सेप्ट किया करें। ठीक हो गया। अच्छा, कराची जैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तो क्या कोई ऐसा सर्वे वहाँ पर या कोई अंदाज़ा के लगाया जा सके कि कराची में कौन सा ऐसा कैंसर है जिसकी टाइप्स फिर ज़्यादा हैं और स्पेसिफिकली फिर उस टाइप को ही ज़्यादा उस पर फोकस किया जाएगा या ज़्यादा काम किया जाएगा? सो नेशनली पूरे मुल्क में ही ख़वातीन में छाती का जो कैंसर है वो सबसे कॉमन है। ठीक है। बड़ी आंत, डाइजेस्टिव सिस्टम जो खाने की नाली, मैदा, बड़ी आंत और जिगर को मिला के वो सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है। कराची में ख़ास तौर पे एक जो ग्रुप कॉमन है कैंसर्स का वो हेड एंड नेक कैंसर्स हैं, मुंह का, ज़बान का, मसूड़ों का। ये इसलिए है क्योंकि पान, छालिया, गुटखा, नस्वार, तंबाकू, इन चीज़ों का कुछ एस्टिमेट्स हैं कि वहाँ ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे इन कैंसर्स की ज़्यादा इंसिडेंस है। लेकिन जैसे मैंने कहा इस हॉस्पिटल में तमाम कैंसर्स का इलाज किया जाएगा। ठीक है। और कराची के इस अस्पताल में कौन कौन सी जदीद सहूलियात या टेक्नोलॉजीज़ हैं? कोई डे बाई डे हम देखते हैं कि बाहर के ममालिक की हम मिसाल देते हैं कि वहाँ पर अब ये इलाज आ गया या ये मशीनरी आ गई, ये इक्विपमेंट आ गया है, तो फिर जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उनको भी यहाँ पर लाया जाएगा, जो लेटेस्ट मशीन्स हैं, और ये जो सहूलियात हैं आम आदमी तक रसाई उनकी ईजीली होगी। सो हमारा हमेशा एम्फेसिस रहा है कि हम कटिंग एज पे रहें टेक्नोलॉजी और दवाइयों के सिलसिले में। हमारी कोशिश ये होती है, क्योंकि हमारा मिशन स्टेटमेंट है कि हम आला मयार की ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें, ना सिर्फ कि फ्री ट्रीटमेंट हो बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स की ट्रीटमेंट हो। तो वही हम लाहौर और पेशावर में फॉलो करते हैं, वही कराची में होगा। लेटेस्ट इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी हमने ऑलरेडी प्लान की भी है, जैसे लाहौर और पेशावर में है उसी तरह कराची में भी हम इंस्टॉल करेंगे। और हमारा एक्सेस सिस्टम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर कोई पेशेंट है जिसका हमारा ख्याल है कि हम मदद कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, तो वो एक्सेप्ट होता है। ठीक है। ये नहीं देखा जाता कि वो पे कर सकता है कि नहीं। ठीक है। एज आई सेड 75% से ज़्यादा लोग फ्री इलाज होते हैं, क्योंकि लोग हमें हर साल पिछले साल से ज़्यादा ज़कात और अतियात देते हैं, क्योंकि उनको यकीन है कि ये काम किया जाता है। तो ये फॉलो किया जाएगा कराची में। ठीक है। अच्छा, कैंसर के इलाज में हम देख रहे हैं जदीद टेक्नोलॉजी है और जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा तरबियत याफ्ता होना चाहिए। इस सिलसिले में किस तरह से जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसको कैसे मेंटेन करना, क्योंकि वो आसान काम नहीं है, वो बहुत मुश्किल काम। ये एक्चुअली सबसे मुश्किल काम है। अस्पताल बनाना रिलेटिवली आसान है, उसको चलाना मुश्किल है। तो अगर हम स्टाफ के बाद, बहुत सारे स्टाफ होते हैं हॉस्पिटल में, सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेज नहीं होते। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इन केयर डिलीवरी तो डॉक्टर्स और नर्सेज ही होते हैं। तो हमारे सारे जो डॉक्टर्स, कंसल्टेंट, सीनियर डॉक्टर्स जो होते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं और बाहर से यूजुअली ट्रेन हुए होते हैं। हमारा अब अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम है लाहौर में भी और पेशावर में भी, कि जो लोग पाकिस्तान से अपनी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग कर चुके हों उनको हम एम्प्लॉय करके फर्दर उनको इम्प्रूव करते हैं और फिर उनको बाहर भेजते हैं 2 साल के लिए। तो ऐसे कई कंसल्टेंट्स हैं जो इस वक्त बाहर गए हुए हैं हमारी स्पॉन्सरशिप में, और वो फिर आके कराची में काम करेंगे। सिमिलरली हम नर्सेज को ट्रेन करते हैं और लाहौर एंड पेशावर फैसिलिटीज़। लेकिन ऑब्वियसली कराची इज़ अ बिगर मार्केट, वहाँ पे इंशाल्लाह हमें वेल ट्रेंड लोग लोकली भी मिल जाएंगे। उसके अलावा टेक्नोलॉजिस्ट्स और मुख्तलिफ और जो प्रोफेशंस हैं वो सारे हमने ऑलरेडी रिक्रूट करने शुरू कर दिए हैं कुछ स्पेशलिटीज़, और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही उनको सबको। और इसका प्रूफ ये है कि हम तो जो मर्जी कह लें, लेकिन हमारे सारे हॉस्पिटल्स जो हैं लाहौर और पेशावर में वो जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल एक्रेडिटेड हैं। ठीक है। जॉइंट कमीशन एक यूएस इदारा है जो ओवरसीज हॉस्पिटल्स को भी असेस करता है उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे जो अमेरिका में अप्लाई किए जाते हैं। तो हमारा हॉस्पिटल लाहौर में और पेशावर में दोनों को जॉइंट कमीशन एक्रेडिटेशन मिली हुई है। और 2022 में हम दुनिया के दूसरी इंस्टीट्यूशन थे जिसको जॉइंट कमीशन एंटरप्राइज एक्रेडिटेशन मिली थी, जिसका मतलब कि उन्होंने हमारे पूरे मुल्क में तमाम फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग जो हमारी कराची में एक फैसिलिटी है जहाँ हम कीमोथेरेपी से इलाज करते हैं, उन सबको एक्रेडिट किया था। तो ये एक्सटर्नल वैलिडेशन है कि वाकई हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आपने भी बताया कि 75% से ज़ायद मरीजों का इलाज मुफ्त में किया जाता है, जो 20 से 25% हैं जो पैसे देकर अपना इलाज करवाते हैं, ये भी ज़रा मैं चाहूँगा आप क्लियर कर दें कि उनको कोई ख़ास ट्रीटमेंट मिलता है जो पैसे दे रहे हैं, और जो पैसे नहीं दे रहे हैं उनको कोई कम ट्रीटमेंट मिल रहा है, या सब बैलेंस्ड हैं, सब इक्वल हैं? सो हमारा प्रिंसिपल हमेशा रहा है कि सबको आला मयार की ट्रीटमेंट देनी चाहिए। ये नहीं कि
कुछ लोगों को बस एवरेज ट्रीटमेंट हो जाए और कुछ को बहुत अच्छी, सबको एक ही स्टैंडर्ड की एंड द हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड। और ये हम इन मुख्तलिफ तरीक़ों से इंश्योर करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट परहैप्स ये है कि एज डॉक्टर्स एंड नर्सेज हमें नहीं पता होता कि कौन सा पेशेंट पे कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। हम चार्ट देख के या उस तरह नहीं देख सकते। सेकेंडली तमाम फैसिलिटीज़ उसी तरह प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं जो उनको देख रहे हैं, ठीक है, जो दवाइयाँ इलाज के लिए दी जाती हैं, जो टेस्ट्स होते हैं, इवन जो खाना मिलता है हॉस्पिटल में, या जिन कमरों में मरीज़ रहते हैं। हमारे यहाँ कोई वार्ड्स नहीं हैं या VIP रूम्स नहीं हैं। ठीक है, तमाम मरीज़ 2 बेड्स के कमरे होते हैं हमारे, और अक्सर ऐसे होता है कि एक बेड में एक पेशेंट है जो खुद पे कर रहा है और साथ वाले बेड में एक ऐसा होता है जिसके लिए कोई और पे कर रहा है। क्योंकि इन रियलिटी कोई भी फ्री तो नहीं ट्रीट हो रहा, किसी ने तो पैसे दिए, किसी ने पैसे, तो हमारे डोनर्स ने पैसे दिए हैं हमें, तो इनफैक्ट उनके तो हमें इन एडवांस मिल चुके हैं। तो हमारा ज़्यादा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन लोगों की तरफ। ठीक है, अच्छा, शौकत खानम अस्पताल कराची को मुकम्मल करने पर एक जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, क्योंकि वो तो डे बाय डे भी चेंज होती रहती है, जैसे डॉलर्स बढ़ते हैं, डॉलर की प्राइस बढ़ती है, बाहर से सारा इक्विपमेंट इंपोर्ट होना होता है, और अभी उसके लिए कितना बजट मजीद दरकार है ताकि जो नाज़रीन हमारे देख रहे हैं मजीद ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस दें और जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो। सो इसकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट अब 30 अरब रुपए है। ठीक है, जिसमें से हम तकरीबन 12 अरब खर्च चुके हैं और 18 अरब और हमने कलेक्ट करना है। ठीक है, बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हैं जिसमें लोग डोनेट कर सकते हैं, और लोग खुले दिल से अभी तक डोनेट करते आ रहे हैं। कुछ जो लार्ज डोनेशंस हैं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल में और अगले साल और मिलेंगी इंशाल्लाह, तो हमें कोई डाउट नहीं है कि ये फर्स्ट क्वार्टर 26 में बन जाएगा। कोई भी अगर डोनेट करना चाहे, सबसे आसान तरीका तो है कि वो 7770 पे एक ब्लैंक SMS भेजें, तो हमें 20 रुपये मिलते हैं। 50 रुपये का हमारा ले ब्रिक कैंपेन था कि 50-50 रुपये में एक ईंट आप लगवाएं। ठीक है, बट अगर आप बड़ी डोनेशंस भी देना चाहें तो आप कमरा डोनेट कर सकते हैं, कोई स्पॉन्सर कर सकते हैं, कोई एरिया ऑफ द हॉस्पिटल जहाँ पे फिर आपके वालिदैन का या किसी और लव्ड वन का नाम लग सकता है। ठीक है, इक्विपमेंट आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का पूरा मेन्यू है हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, अगर आप 0800 11 555 पे फ़ोन करें तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आपके घर आके, ऑफिस आके आपके से डोनेशन कलेक्ट कर सकते हैं और रसीद भी देंगे। ठीक है, सो बैंक अकाउंट्स ऑब्वियसली हमारे तमाम पाकिस्तान के बैंक्स में अकाउंट्स हैं, वहाँ भी आप जाके दे सकते हैं, अपनी बैंकिंग ऐप से दे सकते हैं। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड से भी डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अस्पताल की तामीर अभी जारी है, इंशाल्लाह उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि अपने वक्त पर या उससे पहले भी अल्लाह करे कि ये मुकम्मल हो जाए। तो क्या इस वक्त भी कराची में कोई ऐसा सेंटर काम कर रहा है जो कि स्क्रीनिंग हो रही हो या कोई ट्रीटमेंट हो रहा हो शौकत खानम की तरफ से ही तमाम जो पेशेंट्स हैं वहाँ पर? 2010 से हमारा डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट सेंटर है DHA फेज़ 7 एक्सटेंशन में कराची में, जहाँ पे हम डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट्स वगैरह, और हम कैंसर का कीमोथेरेपी से जो इलाज है दवाइयों से वो भी करते हैं। ठीक है, और वो कई सालों से, एज आई सेड, 14-15 साल अब उसको हो गए, वो चल रहा है। पर ऑब्वियसली वो एक छोटी फैसिलिटी है, वहाँ पे सर्जरी या बिजली की शुआओं से इलाज नहीं होता। तो वो इंशाल्लाह जब हॉस्पिटल बन जाएगा तो वो ना सिर्फ कराची के लिए बल्कि पूरे सिंध के लिए और जनूबी बलूचिस्तान के मरीज़ों के लिए भी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी हो जाएगी। ठीक है, लास्ट एक कमेंट मैं आपसे चाहूँगा, जैसे बहुत से लोग हैं, ज़ाहिर बातें आती है, देते हैं, डोनेशन भी करते हैं, और हर किसी का ये होता है कि जहाँ भी उनके पैसे जा रहे हैं फिर वो उस सही डायरेक्शन में ही लगे। एक ट्रस्ट जो है वो डेवलप तो हो चुका है शौकत खानम का ऑलरेडी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप दोबारा से एक बार हमें बताएं कि किस तरह से उस प्रोसेस को यकीनी बनाया जाता है कि जिसके जो फंड्स आ रहे हैं वो फिर ट्रांसपेरेंसी के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। सो पहली बात तो ये कि हमारे 1995 से जितने अकाउंट्स हैं तमाम ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटेड अकाउंट्स बाय फर्ग्यूसन्स, जो पाकिस्तान की लीडिंग ऑडिट कंपनी है, वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, सेकेंडली पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी है जो कि इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करता है जितनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान में कि वो वाकई अकॉर्डिंग टू द लॉ और जिस तरह वो कहते हैं उसी तरह पैसे खर्चते हैं। उनकी भी सर्टिफिकेशन हमारे पास है और वो भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, थर्डली, जैसे आपने खुद मेंशन किया, ये प्रूफ इन इटसेल्फ है कि पिछले 30 साल से हर साल हम पिछले साल से ज़्यादा ज़कात और एहतियात कलेक्ट करते हैं और हर साल पिछले साल से ज़्यादा मुस्तहक मरीज़ों का फ्री इलाज करते हैं। ये इसीलिए मुमकिन है क्योंकि लोगों को यकीन है कि हम वाकई उनके पैसे उसी तरह खर्चते हैं जैसे हम कहते हैं। ज़कात जो है वो सिर्फ डायरेक्ट पेशेंट केयर पे हम खर्चते हैं। ठीक है, जिस साल में कलेक्ट की जाती है उसी साल में तमाम की तमाम खर्ची जाती है। ठीक है, उससे बिल्डिंग्स नहीं बनती, कराची के अस्पताल या कोई और बिल्डिंग नहीं बनेगी, ना इक्विपमेंट खर्ची जाएगी, खरीदी जाएगी, सिर्फ डायरेक्ट पेशेंट केयर पे पेशेंट के इलाज। और हमारे पास शरिया कंप्लायंस सर्टिफिकेशन भी है जो इंडिपेंडेंट इस्लामिक शरिया स्कॉलर ने हमें हमारे अगेन प्रोसेसेस को सारों को देख के
वैलिडेट किया है कि हमारा इंटायरली शरिया कंप्लायंट सिस्टम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूसुफ साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और नाज़रीन, अब हम बात करने जा रहे हैं फ़लस्तीन के साबिक वज़ीर आज़म और हमास के सरबराह के हवाले से, इस्माइल हानिया के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जिनको शहीद कर दिया गया है ईरानी हुदूद के अंदर ही। हमास सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में मौजूद थे, जहां उन पर कातिलाना हमला किया गया, जिसमें वो शहीद हो चुके हैं। और ईरानी टीवी का भी इस हवाले से बताना है कि इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे। उनकी क़यामगाह पर हमला करके उन्हें शहीद किया गया। इसी तमाम सूरत पर हम बात करेंगे। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हामिदुल मशरकी साहब ने हमें ज्वाइन किया। हामिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गजा जंग बंदी में भी हमने देखा कि मुज़ाकरात में भी वो शामिल थे। इस अटैक को आप किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से कंसीडर किया जाता है? इसको ईरान पर ही अटैक कंसीडर किया जाएगा एक बार फिर से? बहुत शुक्रिया अनवार। सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। जिस अंदाज में ईरान और उसके दारुल हुकूमत में इस्माइल हानिया को अटैक किया गया और उसको शहीद किया गया, ये एक बहुत बड़े ख़तरे की जानिब अब इशारा कर रहा है। ईरान की ना सिर्फ ईरान की जो सलामती है उसको हमला किया गया, ईरान की हदूद का जो है उसकी खिलाफ वर्जी की गई, बल्कि तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की गई है। और हमने देखा कि इसराइल ने एकदम से फौज है उसने कोई अभी तक इसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं ली। वजह ही ये है कि वो ये जानते हैं कि ये जो अटैक किया गया इस्माइल हानिया पर, वो उनके प्राइम टारगेट थे। आप देखें कि उससे पहले इस्माइल हानिया के 3 बेटों को शहीद किया गया, 3 पोतों को शहीद किया गया, उसकी बहन को भी, उनकी पोती को, बहन को शहीद किया गया, पोती को शहीद किया गया। बात यह है कि इस्माइल हानिया के खानदान को बहुत अरसे से टारगेट किया जा रहा है और बार बार वो इस्माइल हानिया जो है बतौर सरबराह हमास ये कहते थे कि मुझे इससे कमजोर नहीं किया जा सकता, और उन्होंने उस पर साबित भी किया। मैं ये समझता हूँ कि एक जानिब तो इसराइल ये कहेगा जी कि उन्होंने अपने प्राइम टारगेट को हलाक किया, लेकिन दूसरी जानिब मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया में और खुसूसन गजा में और फ़लस्तीन में और ईरान में इसराइल के खिलाफ शदीद गम और गुस्सा और मज़ाहमत हो सकती है। और अब फिर एक बार जो है वो जो जंग बंदी की सूरत हाल है, शायद उसके अंदर बहुत मुश्किल हो जाए इमीडिएट सीज फायर के लिए। इस्माइल हानिया की इस तरह की शहादत बहुत बड़े खतरे का पेशखैमा भी हो सकती है, मज़ाहमत भी होगी। और मैं ये समझता हूँ कि एक बार फिर इसराइल ने अपनी बर्बरियत जारी रखी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन का जो है जिस अंदाज में उनको तोड़ा है, जिस तरह उनको मसख किया है, ये एक बार फिर नेतन्याहू की हुकूमत और नेतन्याहू के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान उठा दिए गए। ठीक है, हम सब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर मंसूर जाफर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिस तरह से हामिद साहब ये कह रहे हैं कि इसको कंसीडर तो फिर यही किया जाएगा कि ईरान की सॉवरेनिटी पर भी हमला किया गया है, उनकी हुदूद की खिलाफ वर्जी भी की गई है, जिस तरह से हमास के सरबराह को अब शहीद कर दिया गया है। तो एक मुश्किल सिचुएशन आप फिर से देख रहे हैं ईरान और इसराइल के बीच में? जी, ये न सिर्फ ईरान और इसराइल के दरमियान बल्कि ये पूरा खित्ता जो है उसे इसराइल ने जंग की लपेट में लाने की जो एक कोशिश की है, उसे यकीनन आने वाले दिनों में इसका खमियाजा जो है वो या इसका नतीजा जो भुगतना होगा। क्योंकि इस्माइल हानिया साहब की इस बुज़दिलाना जो शहादत की गई है, उससे पहले इसराइल ने लबनान के अंदर जो है हिज़्बुल्लाह के एक मिलिट्री लीडर को असैसिनेट किया। और न सिर्फ ये बल्कि खुद अमेरिका ने बराह रास्त इराक के अंदर जो ईरान नवाज मुस्लिम मज़ाहमती तंजीमें जो हैं वो सरगर्म अमल थी, उनके कैंपों पर भी रात जो है वो हमला किया है। तो इस खित्ते की इस आग को जो फ़लस्तीन के अंदर इसराइल ने लगाई थी अमेरिका के दिए गए असले और गोला बारूद के नतीजे में, अब यकीनन उसका दायरा जो है वो इस पूरे खित्ते में फैलने जा रहा है। और ख़ासतौर पे इस हाई प्रोफाइल असैसिनेशन, और वो भी एक तीसरे मुल्क में, ईरान जैसे मुल्क में, कि जो फ़लस्तीनी मज़ाहमती प्रोजेक्ट का जो मैं सरखेल समझता हूँ जिसने तमाम तर पाबंदियों रुकावटों के बावजूद जो है वो दामे दिरहम सुखने और कदमे जो है वो फ़लस्तीनियों की इमदाद की है। और आज उन्हीं के दिए गए मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी गोला बारूद जो है उसके नतीजे में वो इसराइल जैसे जारे मुल्क जो है उसके सामने सीना सफर हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा नुकसान भी है, और ख़ासतौर पे जो खित्ते की जियो पॉलिटिक्स है उसमें एक भूचाल की कैफियत जो है वो लाने का बायस बन सकता है। माजी में ईरान ने यकीनन कासिम सुलेमानी की असैसिनेशन का बदला हो या उसके बाद अपने पासदारान इनकलाब के जो रहनुमा जो हैं
उनकी चाहे वो शाम के अंदर जो असैसिनेशन हुई या खुद ईरान के अंदर असैसिनेशन हुई, उन तमाम कार्रवाइयों को बड़े वेल थॉट आउट प्लान के नतीजे में जो है वो रिटेलिएट किया है। और मैं समझता हूँ कि अब नए सदर जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बहुत अतदाल पसंद और इस्लाह जो शख्सियत हैं, उनके लिए पहले ही दिन जो है वो इतना बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है इसराइल ने कि अब अपनी वो इस्लाह पसंद और सुलह जो पॉलिसियां जो हैं वो जाने किस हद तक लेके चल सकेंगे। लेकिन ईरान ने उन्हें बता दिया है, इसराइल ने उन्हें बता दिया है कि इसराइल ने उन्हें बता दिया है कि अब आपकी पॉलिसियां जो हैं वो हम देखेंगे कि आप किस तरफ, आप किस नौयत। लेकिन उनके साथ साथ जिस अंदाज से उन्होंने हल्फ वफादारी से पहले खुद सुप्रीम लीडर जो है अली खामनाई, उनसे मुलाकात की और उनके आशीर्वाद, और फिर इसी तरीके से खुद फलस्तीनी क़यादत ने बराह रास्त जाके उन्हें इस जिम्मेदारी संभालने पर मुबारक दी, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा पैगाम था। और ख़ास तौर पे वो ममालिक जो इसराइल और अमेरिका जैसे हैं, उनके लिए सुहाने रूह था ये मंजर, लेकिन उनसे ये ज़्यादा देर फलस्तीनी प्रोजेक्ट हमें बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने एक बुज़दिलाना कार्रवाई के नतीजे में जो है एक अहम रहनुमा जो है उन्हें ईरान के अंदर जो है वो असैसिनेट कर दिया। और यहाँ पे मैं बात ऐड करना चाहूँगा कि ये पॉलिसी इसराइल की ऐलान करदा पॉलिसी है। नेतन्याहू ने भी गुज़श्ता महीने ही एक खिताब में ये बात कही थी जब उन्होंने मोहम्मद अब्दैफ जो है उनको कत्ल करने के हवाले से दावा किया और ये कहा था कि हम इस नौयत की पॉलिसियाँ, जो लीडरशिप को असैसिनेट करना, ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा है और इसके लिए वो तमाम सरहदें जो हैं उसको तज देते हैं। वो इस किस्म के असैसिनेशन लबनान में कर चुके हैं, वो इस किस्म के असैसिनेशन अटेम्प्ट जो हैं वो उर्दन में हमास पर कर चुके हैं, वो इसी नौयत के असैसिनेशन दुबई में कर चुके हैं। यानी उन्होंने कोई भी, और ख़ास और मलेशिया तक जो है वहाँ पे ये कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। लेकिन ये फ़लस्तीनी तंजीम मुज़ाहमत जो है ये उसका एक क्लियर मैंडेट है और उसके मिशन स्टेटमेंट है कि हमने अपनी जद्दोजहद को इसराइल के खिलाफ, इसराइल की मकबूजा जो टेरिटरी है जो फ़लस्तीन के अंदर, वहीं तक कंटेन रखना है। अदरवाइज जितने बड़े पैमाने पर फ़लस्तीनी डायस्पोरा की शक्ल में दुनिया भर में मौजूद हैं, उनके लिए तो वहाँ पे मौजूद जो इसराइली एम्बेसीज हैं या जो इसराइल के अहदाफ हैं इसराइल और अमेरिका में, उनको हिट करना मुश्किल नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी इस जद्दोजहद को अपनी उस सरजमीन तक कन्फाइन कर रखा है जो बेसिकली उनके उसूल पसंद जद्दोजहद और ख़ासतौर पर जो रूल्स ऑफ द गेम है उसको ऑब्जर्व करने के हवाले से उनकी वो कमिटमेंट है कि जिस काज के वो प्रमोटर हैं, प्रोपोगेटर हैं, यानी इस्लामी काज, उसमें उन्हें यही तरबियत और तालीम है कि आपने सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेंट जो है, जो लड़ने वाला है, उसके साथ लड़ना है। आपने ना बच्चों को कत्ल करना है, ना खवातीन को कत्ल करना है, ना दरख्त काटने हैं। लेकिन उसके मुकाबले में आप इसराइल को देखिए कि उन्होंने पूरे गजा को जो है वो इस वक्त मलबे का ढेर बना रखा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हामिद साहब, जिस तरह से मसूर साहब भी अब ये फरमा रहे हैं कि जो हालात हैं अब ये संगीनी की तरफ जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, हमास के भी सीनियर तर्जुमान हैं, उनकी स्टेटमेंट भी अब सामने आई है और उनका ये कहना है कि अब मकबूजा बैतुल मक़दस को आज़ाद कराने के लिए खुली जंग छिड़ेगी। तो जिस बात का अंदेशा था वो स्टेटमेंट भी सामने आ रही है और यही कहा जा रहा है कि हमास भी इसके लिए अब हर कीमत अदा करने के लिए तैयार है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। देखिए ये बात समझनी होगी इसराइल को कि हमास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें उसने उतने लीडरान को शहीद किया है इसराइल ने, लेकिन हमास की मज़ाहमत जारी रही है। और हमास की मज़ाहमत की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो उसको मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन के अवाम की हमायत हासिल है। पूरी दुनिया में हमास और उसकी जो अल-क़स्साम ब्रिगेड है उसको फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए एक उम्मीद समझा जाता है, क्योंकि उसको उस अंदाज में बदकिस्मती से बाकी मुसलमान दुनिया सपोर्ट नहीं कर पाई, ना कर सकी है, ना OIC कुछ कर सकी है। लेकिन ईरान ने अपने हद तक बहुत सपोर्ट किया है और कुछ ममालिक ने भी सफारती तौर पर सपोर्ट किया है। लेकिन खुद मज़ाहमत के हवाले से, और मैं कशीदगी कहता हूँ, इस शहादत के बाद बहुत ज़्यादा होगी और बहरहाल इसराइल को इसकी कीमत तो चुकानी होगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसराइल को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी का कोई ख्याल नहीं है। अभी आपने देखा कि पिछले दिनों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ना सिर्फ इसराइल को मुजरिम, जंगी जराइम का मुजरिम करार दिया, बल्कि नेतन्याहू की गिरफ्तारी का अंदिया भी दिया गया। तो इस सारी सूरत के बावजूद क्या देखा कि इसराइल के कान पर कोई जू रिंगी नहीं, क्योंकि उसके पीछे अमेरिका की हमायत है। उस अमेरिकी हमायत की वजह से इसराइल जो है वो पूरी दुनिया पर हमले कर रहा है, दंदनाता फिर रहा है। अब 6-7 ममालिक की खुद मुख्तारी पर अभी तक उसने हमला कर दिया। इस सब के पीछे मैं समझता हूँ कि वो अमेरिका की गैर मशरूत हमायत है जिसकी वजह से इसराइल ये सब कुछ कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हामिद उल-मशरकी और मंसूर जाफर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। बानी पीटीआई ने फौज से मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर कर दी है। अडियाला जेल के कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि हम फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। उनका मजीद कहना था कि मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स से अगवा किया गया। बानी पीटीआई ने कहा कि 9 मई में तहरीक इंसाफ का कोई बंदा मुलव्विस है तो उसे ज़रूर सज़ा दी जाए। हुकूमत का एक ही मकसद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज को लड़वाकर हमारी जमात ख़त्म करवा दी जाए। खुसूसी नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला सादर होने के बाद कौमी असम्बली के होने वाले गुज़श्ता रोज़ के इजलास में ना तो तहरीक इंसाफ का वजूद कहीं दिखाई दिया और ना ही उसकी जानिब से नामजद किए गए अरकान की हल्फबर्दारी का जिक्र हुआ। इसकी बजाय हमने ये देखा है कि मामूली नौयत की जो तरमीम थी इलेक्शन एक्ट में, वो ऐवान में पेश कर दी गई है और एक्ट की मंजूरी से 12 जुलाई के फैसले पर जश्न मनाने वालों की खुशियाँ भी गारत हो जाएंगी। कौमी असम्बली में पेश करदा इलेक्शन एक्ट के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, जहाँ सियासी गैर मामूली नौयत की तरमीम ऐवान में पेश कर दी गई, जिसे कसरत राय के फैसले की बुनियाद पर कानून इंसाफ की कायमा कमेटी को सौंप दिया गया है ताकि वो इस पर गौर करके आइंदा जुमे को कौमी असम्बली का इजलास दोबारा शुरू होने पर इस ऐवान में मंजूरी के लिए पेश कर सके। और पार्लियामेंट के ऐवान बाला सेनेट का इजलास भी आइंदा हफ्ते ही तलब किया जा रहा है, जिसमें इस तरमीमी बिल को भी मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों में कमी के लिए रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरना आज छठे रोज भी जारी है। धरने में कारकुनों की एक बड़ी तादाद भी शरीक है। हुकूमत ने 28 जुलाई को मुज़ाकरात के पहले दौर में हुकूमती नुमाइंदों ने जमात इस्लामी के मुतालबात पर मुशावरत के लिए भी वक्त मांगा था। और ब्रेक से पहले हमने पहले भी बात की थी इस्माइल हानिया के हवाले से, जिन्हें शहीद कर दिया गया था। इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। सीनियर तज़ियाकार आमिर जहाज राना साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बानी पीटीआई या मुज़ाकरात के लिए भी तैयार दिखाई दे रहे हैं, कुछ रास्ते आपको लग रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हमवार हो रहे हैं? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि फ़ौज को और हमें ये मौजूदा हुकूमत लड़वाने की कोशिश करिए ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी ना किसी तरह खत्म कर दिया जाए। देखें, दूरी की बात हो या नजदीक की, असल इशू ये है कि क्या पाक फौज ने वाज़ेह तौर पे नहीं कहा हुआ कि 9 मई की माफी मांगिए जी, यानी जुर्म कबूल कीजिए और उसके बाद एक तौबा ताइब होगा कि आइंदा ये काम नहीं होगा और फिर आप जाके सियासी पार्टियों के साथ मुज़ाकरात कीजिए। आपको पता है कि उमर अयूब खान ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था आर्टिकल 7 में स्टेट का मतलब क्या है। वो आर्मी को बराह रास्त निशाना बनाते हुए कह रहे थे कि आप स्टेट नहीं है, स्टेट पार्लियामेंट है, स्टेट सूबाई असम्बलियां हैं, स्टेट वो लोकल अथॉरिटीज हैं जो टैक्स लगा सकती हैं। तो वो तो स्टेट की बात कुछ और कह रहे थे। फिर खुद ही उन्होंने सपे सलार के नाम पैगाम दिया और इमरान की हमशीरा ने पैगाम दिया कि आप न्यूट्रल हो जाएं। और कल इमरान खान साहब ने कहा न्यूट्रल भी नहीं, क्योंकि वो आ गई थी ना तनकीद के न्यूट्रल तो जानवर होता है, आप गैर सियासी हो जाएं। और जब उनसे कहा गया कि गैर सियासी हो जाएं तो आप उनसे क्यों बात करना चाहते हैं जब उनका काम नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, ताकत उन्हीं के पास है। तो जिनके पास ताकत है तो उन्होंने तो जवाब दिया हुआ है, अब तक की मेरी इत्तलात के मुताबिक कोई पैगाम रसानी नहीं हो रही। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि बातचीत हो चुकी है, अब सिर्फ वक्त गुजारी के लिए गुफ्तगू हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है, तो फिर हो जाए। हम तो सब ये चाहते हैं कि हर फरीक एक एक कदम पीछे हटे और बातचीत पार्लियामेंट के जरिए होनी चाहिए ताकि आइंदा के इलेक्शन आपके क्लियर हो जाएं, उनके ऊपर उंगली ना उठे। लेकिन ये जिस तरीके से खान साहब चाह रहे हैं कि गेट नंबर 4 दोबारा उनके लिए खुल जाए, तो वो तो फिर वो एक सिलसिला है जो 76-77 साल से हम देख रहे हैं। तो फिर क्या कमी हुई? फिर खान साहब जिनको गिरदानते हैं कि ये फौज को नहीं छोड़ रहे और ये मुझे लड़ाना चाहते हैं, तो लड़ने के लिए कौन गया था 9 मई को? हमले किन के लोगों ने किए थे? आप कहते हैं मैं आज मानते हैं आपके पुरअमन एहतजाज मैंने कहा था। तो जब आप एहतजाज शुरू करा देते हैं तो फिर जिम्मेदारी भी एहतजाज को काबू करने की आपकी अपनी होती है। लेकिन अब ये सवालात आ रहे हैं, फौज के बारे में मुसलसल कहा गया कि जी ये वही लोग हैं जिन्होंने जो सीसीटीवी फुटेज चुराई है और मेरे अरेस्ट की और हाई कोर्ट की। तो फौज ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि कमीशन तो उसका बनता है ना जिसमें कोई चीज छुपी हुई हो। अब अदालतें हैं, फौज है, सुप्रीम कोर्ट का है कि वो फौजी अदालतों के ऊपर केस रुका हुआ है और इमरान खान साहब ने खदशा भी जाहिर किया है कि मुझे भी कहीं मिलिट्री की तहवील में फौजी अदालतों में न दे दिया जाए। तो इन सबको हमें मिला के देखना होगा कि प्रेशर कौन केस पे डाल रहा है, कहाँ से डाल रहा है। आप बरतानिया जाएं, आप अमेरिका जाएं, पाकिस्तान के बारे में करारदादे पास कराएं, आपकी पार्टी के लोग ये काम कर रहे हों और फिर अगर रास्ता न मिले तो फिर आप कहें कि बात करनी है। तो बात तो आप हमेशा से करना चाह रहे हैं, फौज की तरफ से बात अब नहीं हो रही कि उन्होंने देखा है कि हमें पीछे हटना चाहिए। आप मुसलसल उन्हें इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई ऐसी चीज होने वाली हो रही है।
ठीक है, हम सब जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट की आप बात कर रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि ऑब्वियसली बात हमेशा पार्लियामेंट के थ्रू ही होनी चाहिए, लेकिन जब भी मुज़ाकरात का कहा जाता है, मौजूदा हुकूमत जब वो अपोजिशन में थे तब भी और अब जब वो हुकूमत में मौजूद हैं तब भी उन्होंने मुज़ाकरात का कहा। तो राना सनाउल्लाह की ये स्टेटमेंट है कि हम जब भी मुज़ाकरात का कहते हैं ये आगे से हमें गालियां देते हैं। जी, तो यही बात है ना कि एक तरफ इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमने बात सिर्फ फौज से करनी है। तो पहले फौज और ये एक पेज पे थे। जब नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज आते थे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस नेशनल सिक्योरिटी की पार्लियामेंट की कमेटी में भी नहीं आते थे कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। तो यही वो सख्ती और रवैया है जो आज इन्हें यहाँ तक लेके आया है। परेशानियों में भी डाला हुआ है, पूरी कौम भी परेशान है, इनका वोटर भी परेशान है, इनका सपोर्टर भी परेशान है। और ये भी अब बातचीत की बात क्योंकि नई तो नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि ये जो खान साहब बात कर रहे हैं, अगर हम 8 फरवरी को निकाल दें तो ये तो वो पहले भी कह रहे थे कि मैं बात करूंगा तो सिर्फ फौज से, और 8 फरवरी के बाद अब उनका मुतालबा ये है कि मुझे मेरा मैंडेट वापस किया जाए, मेरे लोगों पे पर्चे खत्म किए जाए। तो भाई अगर तो ये हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर फौज को ही फैसला करना है, फिर अदलिया भी फारिग हो गई कि बगैर मुकदमों के मेरे लोगों के उसके सब लोगों को रिहा किया जाए। बड़े सख्त शराइत है खान साहब की, लेकिन ये शराइत तब हो जब इसके ऊपर कोई गुफ्तगू हो रही हो, क्योंकि वो कहते हैं जिनसे गुफ्तगू करनी है मैंने नहीं करनी, पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत से नहीं करनी, हुकूमती इत्तेहादियों से नहीं करनी, बात करनी है फौज से, और फौज नुमाइंदा मुकर्रर करे महमूद खान अचकज़ई से मुज़ाकरात के लिए। तो या तो ये हो ना कि कोई ऐसी चीज हो गई है कि हाँ जी आप नुमाइंदा लाएंगे और वो कह रहे हैं हमने तो कोई बात नहीं करनी, हमने तो बाकायदा बता दिया हुआ है कि आपको क्या क्या इकदाम करने हैं, पहले आपको 9 मई को मानना होगा। उन्होंने कल अपने कर्नल को जो 14 साल की सजा दी है, कर्नल अकबर को, आपको पता ही है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के बाद, तो वो तो अपने लोगों को जो विद इन द सिस्टम खराबी पैदा कर रहे थे उन सबको सजाएं दिए जा रहे हैं। हाँ, अब हमारे यहाँ सिविलियन अदालतों में मौजूद है मसला कि वहां से कब कैसे जमानतें भी हो रही हैं, केस खारिज भी हो रहे हैं, पक्की जमानतें भी हो रही हैं, और उस पर गुफ्तगू भी हो रही है कि जी जिनके सबूत मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं, वीडियोज की सूरत में बयानात मौजूद हैं, कोई ऑडियो लीक्स की बात नहीं कर रहा, उन सबको भी छोड़ा जा रहा है। तो फिर यही हो रहा है जो इस वक्त चल रहा है और ये आगे चलता जाएगा, क्योंकि फिर स्टेट का फैसला ये है कि 9 मई के मामले तक आपसे कोई बात नहीं होगी। ठीक है आमिर साहब, आलमी मंजरनामे के हवाले से भी एक खबर है जो कि आज हमने अपने प्रोग्राम में भी 1-2 बार डिस्कस की है, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की शहादत के हवाले से ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में जिस तरह से उन्हें शहीद किया गया है, एक बार फिर से इंटरवीन किया गया, ईरान की हुदूद की भी खिलाफ वर्जी की गई है। इस सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? मशरिक़ वस्ता की जो इस टाइम सिचुएशन है, आपको लगता है कि फिर मजीद बिगड़ने की तरफ जाएगी? बिगड़ी तो हुई है और इसके अंदर खराबियां पैदा होंगी, साजिशें बढ़ेंगी, क्योंकि ईरान के ऊपर पहले ही बहुत ज्यादा सख्ती आई हुई है कि आप तो पहले कहते थे कि हम इस तरह कर देंगे, इसराइल के लिए ये कर देंगे, और आपने कुछ ना किया। ऊपर से उनके पॉलिटिकल विंग के सरबराह आपके पास बतौर गेस्ट आए, आप नहीं संभाल सके। तो अब वो ईरानी सिक्योरिटी के ऊपर तो जाहिर है क्वेश्चन सबसे पहले आता है, बाद में ये है कि मेहमान आप ना संभाल सके और दुनिया के लोग भी आए हुए थे, फिर आप क्या करेंगे? क्या ईरान को काटने की गुफ्तगू है? ये चीजें हैं। बहरहाल अभी इसकी गुत्थी सुलझेगी जब इंफॉर्मेशन आएगी इंटेलिजेंस की बुनियाद पे कि ये वाकया हुआ कैसे। ईरान के अंदर आपके गेस्ट हैं और जो बहुत ज्यादा खतरे में थे, तो उनकी सिक्योरिटी तो और भी ज्यादा होनी चाहिए थी और नहीं हो सकी। अब बहरहाल ईरानी इंटेलिजेंस, ईरानी हुकूमत इसके ऊपर जवाब देगी, और इसराइल हो सकता है क्लेम कर ले या कोई और क्लेम करे कि ये किसने किया, हमें वेट करना पड़ेगा इसका भी। ठीक है। अच्छा, खुसूसी नशिस्तों के हवाले से हमने देखा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद कौमी असम्बली का गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ, उसमें हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं दिखाई नहीं दिया, ना उनकी जानिब से नामजद किए गए जो अरकान थे उनकी हल्फबर्दारी का कोई जिक्र हुआ है, बल्कि उसके बजाय अब देखने में आया कि कौमी असम्बली के इजलास में मामूली नौयत की तरमीम भी ऐवान में पेश कर दी गई है और उसकी मंजूरी के हवाले से भी अब यह कहा गया कि बिल पास कर लिया गया है। देखिए, वो हलफ वाली बात तो वो लोग कर रहे हैं जिनको पता नहीं है। देखिए, ये मखसूस नशिस्तें पहले जो दी गई हैं वो मेंबर्स थे, उनकी सिर्फ एलोकेशन चेंज हुई है कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में थे तो उनको पीटीआई का डिक्लेयर कर दिया गया। अब जब अगला मरहला है कि जिनकी लिस्टें वो दे रहे हैं खवातीन और अकलियतों की सूबों में और मरकज में, तो वो इलेक्शन कमीशन का अगला काम शुरू हुआ है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैम्बर अपील कर दी हुई है रजिस्ट्रार के जरिए कि आप हमें बताएं कि जब ये आइन कानून में नहीं है हम इसको कैसे कर दें, कि जिनकी कोई पार्टी नहीं थी, जो एक दफा एक पार्टी में जा चुके हुए हैं, चलें आपने ऑर्डर किया कि 39 लोगों को आप फौरी तौर पे डिक्लेयर करें कि ये पीटीआई के हैं, वो हो गए, और अब 41 लोगों का फैसला है वो वहां होना है। और फिर ये जब सुप्रीम कोर्ट से कोई क्लियरेंस आएगी तो फिर एक तो फैसला करेगा इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन का, दूसरा
जब नोटिफिकेशन होगा तो फिर स्पीकर फैसला करेंगे हलफ लेना है, क्या करना है। तीसरा ये है कि जो नया कानून कल मुतारिफ कराया गया और आज शायद कमेटी में भी वो ज़ेरे बहस आए लॉ एंड जस्टिस की, अगर वो अप्रूव होता है और पार्लियामेंट के दोनों ऐवान कर देते हैं तो ये भी एक नई लड़ाई है जो गवर्नमेंट ने बजाय सीधी सीधी ओपन की है कि 2017 से इसको लागू किया गया है बैक डेट से, कि आप इस तरह नशिस्तें नहीं तब्दील कर सकते। पहले भी गवर्नमेंट पार्टी की बात भी है और लोग भी यही कह रहे हैं कि जी ये रीराइट किया गया आइन को। अब उसके मुकाबले में पार्लियामेंट यानी मुकन्नना और एग्जीक्यूटिव सामने खड़ी हो गई है अदलिया के कि वो इस फैसले को नहीं मान रहे। पार्लियामेंट अगर कानून बना देती है और एग्जीक्यूटिव ने तो जाहिर है इस कानून की अभी मंजूरी देनी है, इस सेंस में कि जब ये बनेगा काबीना से भी हो जाएगा अप्रूव, कायमा कमेटी में भी आ गया, प्राइवेट मेंबर है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, लेकिन एग्जीक्यूटिव की मर्जी होगी तो ये स्टैंडिंग कमेटी से पास होगा और फिर पूरी गवर्नमेंट पार्टी उसको वोट करेगी। गवर्नमेंट के अपने लोगों ने बिल किया, इसका मतलब है वो संजीदा है इस मामले में कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे अमल दरामद में रुकावट खड़ी की जाए। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने खुद यानी PMLN और पीपल्स पार्टी जो उनकी इत्तेहादी है, दोनों ने इसके ऊपर रिव्यू डाला हुआ है कि रिव्यू पहले सुना जाए। वो रिव्यू कमेटी ने कहा हम 2 महीने बाद सुनेंगे। बहरहाल अभी लड़ाई है जो जारी है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी की तरफ से जो बिजली की बिल हैं उसमें कीमतों में कमी के लिए रावलपिंडी के लियाकत बाग में भी जो धरना है, आज 6वां रोज़ है इस धरने को। इस धरने के आप नताइज देख रहे हैं, कुछ पॉजिटिव नताइज होंगे, आवाम को कुछ रिलीफ मिल सकेगा और हमारी जो मुआशी कंडीशन है इस वक्त हुकूमत के लिए अफोर्डेबिलिटी है कि वो कीमतों को कम करके जो IMF के मुतालबात भी हैं, IMF की जानिब से कहा गया है कि टैक्सेस लिए जाएँ, इस तरह से बिल्स वसूल की जाएँ, बिजली की कीमतें बढ़ाएँ, गैस की कीमतें बढ़ाएँ, हुकूमत का जो सर्वाइवल है वो ईजी होगा फिर? देखिए यही तो जो गवर्नमेंट के लिए मसाइल है। आज 3 बजे ये बैठ रहे हैं, कल मोहसिन नकवी ने राब्ता किया है, लियाकत बलोच से बात भी की है, आज 3 बजे मीटिंग है, टेक्निकल कमेटी की अपनी रिपोर्ट सामने आएगी, टाइम भी लगेगा। मुमकिन है कोई थोड़ा बहुत अशकशोई के लिए कोई रिलीफ ऑफर किया जाए कि आप धरने को लपेट दें, आप धरना दोबारा भी ले आइएगा, लेकिन उससे पहले चीज़ों को तय करने दें क्योंकि IMF का अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ और हम इनके पास जो क्वेश्चन है वो वही हो सकता है कि जहाँ पहले 200 यूनिट वालों को 50 अरब रुपए की सब्सिडी 3 महीने के लिए दी गई है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर जो प्लान थे वो खत्म करके, तो उसको फर्दर करके 200 से 400 वाले के लिए कुछ और रियायत दे दें। ऐन मुमकिन है कोई इस किस्म की हो, इससे बड़ी मुझे ज्यादा तवक्को नहीं है। जी ठीक है। आमिर साहब, एक लेटेस्ट अपडेट है, उस हवाले से मैं आपका कमेंट ज़रूर चाहूँगा। जो एक रिसेंटली वाक़या हुआ ईरान में, मैं एक बार फिर से उस पर गुफ्तगू करना चाहूँगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सी झड़पें ऐसी हैं जो कि अब शुरू हो चुकी हैं उनकी शहादत के बाद। फ़लस्तीनी सरहदी इलाकों में भी हम देख रहे हैं और फिर जो हमास के तर्जुमान हैं उनकी तरफ से भी एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है कि तमाम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ईरानी हुकूमत से भी बात की जाएगी जो हमास के सरबराह को शहीद किया गया है। नहीं, जाहिर है ये तो ईरान के ऊपर तो सबसे पहला सिक्योरिटी का क्वेश्चन है कि उनके अंदर वहाँ उनके अभी सदारत वाला भी क्वेश्चन चल रहा है कि जो उनके सदर को हादसा पेश आया था हेलीकॉप्टर में, उसके ऊपर भी अभी तक उंगलियां उठ रही हैं कि वो क्या ऐसा हादसा था कि वो सिर्फ मौसम का मसला था या कोई हिट किया गया उसको, नीचे से कोई फायर लगाया, क्या किया। तो ईरान की इंटेलिजेंस और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस पहले ही बहुत बड़े प्रेशर में हैं और इस वाक़े ने उनके लिए और भी मसाइल पैदा कर दिए हैं। जाहिर है कि जब आपके पास मेहमान हैं और उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा भी आपके है और या तो आप उनको कबूल ना करते, आप कह देते कि हम आपको कबूल नहीं कर रहे मेहमान के तौर पे। जब आपने कर लिया है तो जिम्मेदारी तो मेज़बान सिक्योरिटी टीमों की होती है, उस मुल्क की होती है। और हमास बहुत पहले से हो रही थी, ईरान की तरफ से दावे भी बड़े किए गए थे कि हम पूरी हेल्प करेंगे, लेकिन उससे आगे बात नहीं बनी थी। तो साजिशों ने अपना काम दे ठीक है। राम साहब, जिस तरह से इस्माइल हानिया को निशाना बनाया गया है, अब ये मामलात मजीद बिगड़ने की तरफ ही जा रहे हैं। जिस तरह से आप भी ये कह रहे हैं कि ईरान पर भी एक ये जिम्मेदारी होती थी कि मेहमान उनके पास मौजूद थे, तो बहुत से ऐसे माहिरीन भी हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि इसराइल की तरफ से जो भी कार्रवाइयां की जा रही हैं इस जंग को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है इसराइल को तो हमास के इस मौके से जो उन्होंने हमला किया से बहुत फायदा लिया, इस हमले से मौका बना लिया उन्होंने। गजा को क्या अमलिया मेटी कर दिया, इतने मुसलमान शहीद हो रहे हैं और हम सारे मुसलमान मुमालिक मजमती बयानात से आगे नहीं जा रहे। मदद भी उनकी इजाजत से दी जा सकती है, चाहे वो खुराक की हो या मेडिकल एड हो। जो पड़ोस में मुसलमान मुमालिक बैठे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, हम तो यहाँ से जहाज में चीजें भेज देते हैं और बाकी लोग भी। लेकिन बहरहाल उम्मत मुस्लिमा तो एक ओवरऑल मसाइल का शिकार है
और इसराइल हावी है सारी इस्लामी दुनिया पे भी। खुद यूरोप और अमेरिका में बड़ी आवाजें उठी हैं इसराइल के इन बर्बरियत पे, नस्ल कुशी के इकदामात पे, लेकिन किसी के कान पे कोई जूं नहीं रेंग रही। ठीक है, और जिस तरह से सपोर्ट हम देखते हैं कि इसराइल को किया जाता है अमेरिका की तरफ से, और अगर किसी और मुल्क में इस तरह का कोई काम होता है तो फिर फौरन से एक्शन ले लिया जाता है, तो वो जो एक सपोर्ट है अमेरिका की इसराइल के लिए वो बहुत इस वक्त काउंट कर रही है, जिसकी वजह से इसराइली जो जारियत है वो डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल, अमेरिका की तरफ से कोई ऐसी चीज है नहीं जो इसराइल की हमायत के लिए ना हो। और उन्होंने कौन सा किया, देखे ना आप, अभी जो वजीर आजम थे बरतानिया के, वो जहाज सामान का भर के, बारूद का, असलहे का इसराइल पहुंचे, तल अवीव पहुंचे। तो इनकी हुक्मरानों की तरफ से, इनके मगरिब के, कोई कमी नहीं है, खुला वो कर रहे हैं। बाकी जगह पे, सब जगह पे इंसानी हकूक उनको याद आते हैं और इसराइल के ऊपर वो खामोश हैं। हमारे यहाँ पॉलिटिकली जो सियासी तौर पे काम हो रहा है उसके ऊपर भी करारदाद पास हो जाती है, और इसराइल के ऊपर वहां बात ही मना है। उनके मीडिया में भी बहुत मुश्किल से चीजें आती हैं। यही हमारे मसाइल हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। हमास सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में कातिलाना हमले में शहीद हो गए। ईरान के पासदारान इनकलाब का यह कहना है कि इस्माइल हानिया को तेहरान में शहीद किया गया है, और ईरानी टीवी का भी ये बताना है कि इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तकरीब हलबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे। उनके क़यामगाह पर हमला करके उन्हें शहीद कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। साबिक सफ़ीर जमील अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब ईरान पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि ईरानी सदर की तकरीब हलबरदारी के लिए उनके मुल्क में मौजूद थे बतौर मेहमान के तौर पर? सरकारी मेहमान के तौर पर 2 किस्म के मेहमान होते हैं, एक ऑफिशियल और एक स्टेट गेस्ट। स्टेट गेस्ट मुमलकत जो है उसका होता है। तो ये बिल्कुल स्टेट गेस्ट थे और जाहिर है तकरीब में तशरीफ लाए थे। तो स्टेट गेस्ट की अगर कोई मसला हो जाए, कोई हमला हो जाए, तो उस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसको जवाब दे। रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लिहाज से हो जाती है कि वो चाहे डिप्लोमेटिक जवाब दे या मिलिट्री के तौर पर अस्करी जवाब दे। तो ईरान ने क्योंकि पहले भी अस्करी जवाब दिया हुआ है, लेकिन वो बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से दिया हुआ है। जब ईरान के अपने कौंसल खाने पर हमला हुआ था सीरिया में, तो उसका ईरान ने पहली मर्तबा अपनी सरजमीन से मिसाइल दागे और इजराइल की सरजमीन पे दागे। इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो एक तो वो एक जिसको कहते हैं पंजाबी में झाका, एक झाका तो वो खत्म हुआ है। अब रहा सवाल कि इस स्टेट गेस्ट को, जो कि सरबराह और मुहर्रिक और तहरीक को चलाने वाला, फलस्तीन के तहरीक को, हमास के तहरीक को, शेख यासीन के बाद जिसके पास कमान रही, जो प्राइम मिनिस्टर रहा, उसके शहादत के बाद क्या ईरान के पास कोई चॉइस है? मैं बहुत जगह गुफ्तगू सुन रहा हूँ कि ईरान के सदर जो हैं वो अभी उनकी कैबिनेट नहीं बनी है। मेरे तजिए के मुताबिक और जितना मैं ईरान के स्ट्रक्चर को जानता हूँ, फॉरेन पॉलिसी के डिसीजन जो होते हैं उसमें सदर का अमल दखल न होने के बराबर है सुप्रीम लीडर, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम काउंसिल का इजलास जारी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सुप्रीम नेशनल काउंसिल का इजलास इस वक्त जारी है और उसमें नेशनल काउंसिल क्या डिसाइड करती है वो सुप्रीम लीडर वही उसी हिसाब से फैसला करेंगे। और सुप्रीम लीडर की तरफ से जो रहनुमाई होगी, नेशनल काउंसिल भी तकरीबन मिलते जुलते ही उससे फैसले करते हैं, एक मशावरत हो जाती है इसमें। तो ये फैसला होने के बाद सही पिक्चर वाज़ेह होगी कि रिटेलिएशन किस किस्म की होगी। देखिए, रिटेलिएशन तो होनी है, उसमें तो कोई शक नहीं है। अब वो थोड़ी सी डिप्लोमेटिक अंदाज में होगी, जैसे कि अमेरिका से मशवरा करके पहले अमेरिका की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और खिते की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के मुताबिक जैसे पहले हमला किया था इस ईरान ने, क्या उस किस्म का। लेकिन मेरे अपने तजिए के मुताबिक उससे ज्यादा मुज़र हमला ईरान के लिए करना अब लाजिम हो गया है। लेकिन इसका फैसला चंद मिनटों में हो जाएगा। जो अब ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, सुप्रीम काउंसिल, ये मुहर्रिकात बताएगी, दुनिया के सामने लेके आएगी कि इसके क्या मुज़मरात हैं। क्या किसी ने नजदीक से गोली मारी है, यानी कि कोई एजेंट बनाया गया है इजराइल की तरफ से ईरानी, या इजराइल ने कोई मिसाइल तो नहीं, अब उसकी कोई शहादत नहीं आई। लेकिन जो भी सूरत हाल है, एक बात तो दुरुस्त है और एक बात तो मुतय्यन है
कि 24 घंटे पहले इजराइल ने एक और बहुत बड़े रहनुमा का कत्ल किया, शहीद किया, और वो थे हिजबुल्लाह के मिलिट्री चीफ फवाद अल-शुक्री। बैरूत में उनका कत्ल किया। तो उसको तो ये है कि उनको बात दूसरी की, उनको अपनी सरजमीन पे कत्ल किया, यानी कि लबनान की सरजमीन पे कत्ल किया। यहाँ ईरान एक बहुत बड़ी ताकत है खित्ते में। ईरान की आर्मी देखें, ईरान की रिजॉल्व देखें, ईरान तकरीबन न्यूक्लियर स्टेट बन गया है। 65% उसकी एनरिचमेंट हो गई है, और यहीं से मेरी दूसरी तजिया शुरू होता है। वो 65% एनरिचमेंट के बाद कोई भी मुल्क उसको एक हफ्ते के अंदर उसको वेपन बना सकता है, यानी कि एटम बम बना सकता है। इजराइल को ये बात शुरू से खटक रही है, जब से वो JCPOA जो कि यानी न्यूक्लियर डील का सिलसिला शुरू हुआ था 2015 या 17 में, उस वक्त से इजराइल हमेशा अमेरिका के पीछे पड़ा हुआ है कि भाई किसी तरह इस पे हमला किया जाए ईरान पर, और इसको न्यूक्लियर स्टेट बनने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। अब क्योंकि वो आखिरी स्टेज पर है, इजराइल तिल मिला रहा है, कोई ना कोई बहाना करे। ये जाहिर है उसने हानिया को, इस्माइल हानिया का कत्ल किया है, जो कि अभी तक क्लेम नहीं किया। जिस तरह के हिजबुल्लाह ने अब तक क्लेम नहीं किया कि उसके 2 मिसाइल गोलान हाइट के उसने दागे हैं, उसी खामोश हमले का जवाब मेरे नजर में इस वक्त तक खामोश हमले से और एक बहुत बड़ी हमले से इजराइल ने दिया है। तो वो ये कर सकता है खित्ते में। इसके बजाय लोग सहमने के बजाय लोग डरने के, खित्ते में एक भौचाल इसलिए आ जाएगा, अब जिहादी भी ज्यादा खड़े हो जाएंगे, और अब वो गल्फ कंट्री जिनका के पूरा और बहुत मजबूत गिरफ्त है अपने लोगों पर, वो लोग कहीं ना उठ खड़े हों। और ये वहां के रूलर्स को, जहां मैं सफीर रहा हूं मुल्कों में, मुझे पता है उन रूलर्स को कितना इसका खदशा और खतरा होता है, जिसपे वो कितनी एफर्ट्स करते हैं कि अवाम ना उठ खड़ी हो। तो मेरा खतरा ये है कि इस किस्म के वाकयात, जो कि बहुत पहले से ये लावा एक जो बन रहा था, ये लावा आतिशफशां का, ये जब बस्ट होगा तो कई रूलर्स को लेके डूब जाएगा अपने साथ, और कई सरबराहों को लेके डूब जाएगा अपने साथ। इलेक्शन के रिजल्ट्स तो आप देख ही रहे हैं, इसका असर अमेरिका के इलेक्शन पर भी पड़ेगा। अब आ जाते हैं कि अगर ईरान अपना अस्करी बदला जो कि लेगा, वो अगर ज्यादा शिद्दत का ले लेता है, तो फिर क्या अमेरिका कूदेगा इसमें? अमेरिका की बातुल वसा कोशिश है कि वो न कूदे इस खित्ते की जंग में, क्योंकि अमेरिका के यहाँ बहुत सारे बेसेज हैं, अमेरिका के यहाँ बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। अमेरिका नहीं चाहेगा कि उनके बेसेज, क्योंकि वो पता है कि ईरान की प्रॉक्सीज होती भी हैं, हिजबुल्लाह भी है, हमास भी है, और उसके अलावा स्प्लिंटर ग्रुप्स भी हैं हर मुल्क में। तो पता है अमेरिका को इस बात का कि क्या इसका नुकसान हो सकता है। और अभी तो बात है चंद दिनों की कि चीन ने 16 जमातों को मिला के इनका इत्तेहाद कराया है हमास के साथ, फलस्तीनियों का, और उसको देखें कि सबोटाज किस तरह कर दिया गया इन मामलात में। अभी आपके नजर से और आपकी जहन से और आपके नाज़रीन की जहन से एक चीज मैं गुजार दूं कि एक बहुत खतरनाक किस्म का बयान, यानी कि बहुत एक अहम किस्म का बयान तैयब एर्दोगान साहब ने दिया 29 तारीख को, और उन्होंने कहा कि तुर्किया हेजिटेट नहीं करेगा अपने ट्रुप्स यानी अपनी फौजें भेजने से इजराइल में। अभी की तो बात है परसों की। अब इसके बाद, और ये याद रहे कि तुर्की में हमास लीडरशिप काफी अरसे तक रहती रही है, और काफी अरसे तक इसी पर इजराइल ने बहुत दफा प्रोटेस्ट किया तुर्की से कि भाई हमास लीडर आपके पास क्यों रह रहे हैं और आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से मुस्लिम ब्रदरहुड को भी सपोर्ट। तो ये अभी मामला, अगर इस मामले को थोड़ा सा और बढ़ावा मिला तो खित्ते में बड़ी ज्यादा भूचाल आ जाएगी। लेकिन मैं समझता हूं कि अमेरिका और खित्ते के बाकी ममालिक का हत्तुल वसा कोशिश होगी कि किसी न किसी तरीके से इसको मेजर्ड यानी कि एक कैलकुलेटेड हमले की हद तक इसको कर दिया जाए इजराइल भी, ताकि उसकी कौमी वकार और अपनी कौमी उसकी जो एक अना है वो भी ठंडी हो जाए, और साथ में अमेरिका का भी और इजराइल का भी मकसद हो जाए। क्या ईरान इस बात पर राजी होगा, ये वक्त बताएगा, क्योंकि ईरान में भी तो बॉटम्स अप प्रेशर इस पे हो सकता है, और ये बॉटम अप प्रेशर अगर ज्यादा बढ़ा तो ईरान सुप्रीम लीडर जो है
वो भी तो उनके मामलात भी तो। ठीक है जमील साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा माहिर बैन अक़वामी उमूर हुमा बकाया साहिबा ने में ज्वाइन को। साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम देख रहे हैं कि बार बार ईरान को टारगेट करके इस तरह से लग रहा है कि प्रोवोक किया जा रहा है किसी ऐसी जंग के लिए जो कि ईरान नहीं चाह रहा कि वो उसमें शामिल हो। बार बार इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं और ये बहुत बड़ी अब ये कार्रवाई ईरानी हुदूद में की गई है। स्टेट गेस्ट के तौर पर वहां पर इस्माइल हनिया मौजूद थे। जी आप वजह फरमा रहे हैं कि ईरान को इजराइल ने पहले भी कोशिश की, क्योंकि जाहिर है इजराइल की झोंझ ये है कि ये जंग जो 9 महीने चल गई है और ये रेजिस्टेंस जो हमास की तरफ से आ रही है, इसके पीछे ईरान का हाथ है, ईरान की सपोर्ट है। और इसीलिए उन्होंने, आपको पता है, पिछले 48 घंटे में हिजबुल्लाह को लेबनान में भी अटैक किया है। लेकिन जो अहम डेवलपमेंट है पिछले 24 घंटे की वो ये है कि ईरान ने इस्माइल हानिया को हलफबरदारी में बुलाकर उनको शोकेस करके उनका फुटेज इंटरनेशनल मीडिया पर चलाकर इस बात को पब्लिकली एक्सेप्ट किया है कि वो हमास को इज्जत भी देते हैं, वो हमास को एज अ पॉलिटिकल एंटिटी एक्सेप्ट भी करते हैं और उनका और हमास का जो नेक्सस है वो बहुत स्ट्रांग है। तो मेरा ख्याल है कि इसको इजराइल ने भी एज अ प्रोवोकेशन देखा और उन्होंने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया। लेकिन जब वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे तो जाहिर है इससे वो उससे कई शिकार करना चाहते थे। सबसे पहली बात तो ये कि क्योंकि उन्होंने हानिया को ईरान लैंड और सॉइल पे एलिमिनेट किया है, तो वो जंग को ईरान की दहलीज पे ले गए। ईरान का ये वतीरा है कि वो जंग को अपने लैंड से दूर रखता है, जवाब देता है, अपनी मौक़िफ़ को बावर कराता है, लेकिन जंग को अपनी दहलीज से दूर रखता है। इस वक्त जंग जो है वो ईरान के लैंड तक पहुंच गई है। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि ईरान किस तौर रिस्पॉन्ड करता है। अमूमी तौर पर ईरान स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करता है और ऐसी कोई हरकत नहीं करता जिससे एस्केलेशन हो या वो डायरेक्टली जंग का हिस्सा बने। ईरान का स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स होता है कि हम अपनी मर्जी से अपने वक्त पर जवाब देंगे। और अभी भी आपने देखा कि उन्होंने कोई रिएक्टिव स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उस इन्वेस्टिगेशन को पब्लिक करेंगे। जो इजराइल इससे हासिल करेगा वो इमीडिएटली ये है कि अगर ईरान सख्त जवाब दे देता है तो अमेरिका में जो आवाजें उठ रही हैं कि इस जंग को ख़त्म किया जाए, आर्म्स की तरसील इजराइल को रोकी जाए, उन तमाम चीज़ों को एक स्टॉप लग जाएगा और अमेरिका रॉक सॉलिड एक बार फिर आपको इजराइल की पुष्टपनाही नजर आएगा। ज़ियोनिस्ट लॉबी अमेरिका में बहुत स्ट्रांग है और व्हाइट हाउस का ख्वाब की तकमील उस वक्त तक नहीं होती जब तक ये लॉबी आपके साथ ना हो। ठीक है तो हुमा साहिबा, जिस तरह से भी हम देख रहे हैं कि कल आज आपने भी बताया है कि बैरूत में भी फ़िज़ाई हमला किया गया, हिज़्बुल्लाह के जो सीनियर कमांडर हैं उन्हें भी निशाना बनाया गया, हमास के जो सीनियर कमांडर हैं उन्हें शहीद कर दिया गया है। फिर हमास के जो तर्जुमान हैं उनकी स्टेटमेंट भी सामने आ रही है कि अब किसी भी सूरत भी पीछे नहीं हटा जाएगा और बड़ा सख्त जवाब दिया जाएगा, बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। और अभी हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के बहुत से ऐसे सरहदी इलाके हैं जहाँ पर झड़पें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। इसराइल के लिए भी अब सिचुएशन इतनी आसान तो नहीं होगी। एक तरफ हिज़्बुल्लाह है, हमास है, अब तीसरी तरफ ईरान की तरफ से अब देखना यह है कि डिसीजन क्या सामने आता है, क्योंकि स्टेट गेस्ट के तौर पर वो वहां पर मौजूद थे, तकरीब हल्फबरदारी में मौजूद थे। ईरान की एक मुकम्मल जिम्मेदारी बनती है अपने गेस्ट को हिफाजत फराहम करना। आप देखो, मैंने आपसे गुजारिश की कि सिचुएशन मखदूश है, लेकिन इजराइल जंग खत्म नहीं करना चाहता। इजराइल तो हमास को खत्म करना चाहता है। तो इजराइल ने तो इस वक्त समझिए कि उन्होंने अपना एक ऑब्जेक्टिव अचीव किया है और अगर इसके रिएक्शन में ईरान सख्त जवाब देता है तो वो भी उन्हें सूट करता है, क्योंकि फिर अमेरिका की पुष्टपनाही जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसमें जो अगर कमी आ रही थी तो वो खत्म हो जाएगी। तो ये प्रोवोकेशन इजराइल को कुल्ली तौर पर सूट करती है, ईरान का सख्त रिएक्शन भी उन्हें सूट करता है। हमास के रिएक्शन की उन्हें फिक्र नहीं है। हमास ने ये जंग चलाई है, इस रेजिस्टेंस को चलाया है। इजराइल अब नर्व सेंटर्स को अटैक कर रहा है। आप ये देखिए ना, सम वेज इजराइल की सोच, फहम, थिंकिंग ये है कि हिजबुल्लाह और हमास इसलिए हैं क्योंकि ईरान। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी।
मोहम्मद साहिबा से एक बार फिर से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। हम देख रहे हैं कि इसराइल की तरफ से बैरूत में भी फ़िज़ाई हमला किया गया, जहां पर 3 अफराद भी जहां भाग हुए हैं, 47 अफराद को भी ज़ख्मी किया गया है। हिज़्बुल्लाह के जो सीनियर कमांडर हैं उन्हें भी निशाना बनाया गया है और उनकी शहादत के हवाले से इत्तलात भी सामने आ रही हैं। हिज़्बुल्लाह का जो गढ़ है ज़ाहिया के इलाके में ये तमाम कार्रवाई की गई थी। इस पर आगे चलकर मज़ीद भी बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। एक बार फिर से बात करेंगे इस्माइल हानिया की शहादत के हवाले से। ईरानी सदर की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत के लिए वो तेहरान में मौजूद थे, जहां पर उनकी क़यामगाह पर हमला करके उन्हें शहीद किया गया है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। साबिक़ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सिराजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यही जानना चाहेंगे आपसे, ईरान को टारगेट किया जा रहा है बार बार और बार बार प्रोवोक किया जा रहा है उस जंग के लिए जिसमें ईरान शायद शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन इसराइल की जानिब से बार बार ईरान को अब इस जंग में शामिल करने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता दिनों इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमेरिका गए थे, कांग्रेस से खिताब किया और उस खिताब में उसने चैलेंज किया था ईरान को और अमेरिका को दावत दी कि हमने मिलकर ईरान का रास्ता रोकना है और ईरान का मुकाबला करना है। तो ये अनहोनी नहीं है, बिल्कुल एक तयशुदा चीज़ थी। इस्माइल हानिया से गुज़श्ता दिनों मेरी मुलाकात हुई, उसने खुद मुझे बताया था कि मुझ पर किसी भी जगह हमला हो सकता है और ज़हनी तौर पर वो इस तरह के हमलों के लिए तैयार थे और यही वजह है कि उसने अपनी ज़िंदगी में अपने बात के लिए एक ज़बरदस्त टीम और क़ियादत का इंतखाब किया है। इसलिए उनकी शहादत से ये तहरीक ख़त्म नहीं होगा, ये मज़ीद आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं तहरीक आगे बढ़ेगी, जो हमास के तर्जुमान है उनकी स्टेटमेंट भी सामने आ चुकी है कि बड़ा सख्त इस पर रिस्पॉन्ड किया जाएगा। दूसरी तरफ फिर हमने देखा कि हिज़्बुल्लाह पर भी हमला किया गया है और उसके बाद अब बहुत से ऐसे फ़लस्तीन के सरहदी इलाके हैं जहां पर झड़पें ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। ईरान की अगर हम बात करें तो ईरानी सुप्रीम काउंसिल का भी इस वक्त इजलास हो रहा है उनके सुप्रीम लीडर की क़यादत में। तो आपको क्या लगता है अब ईरान की तरफ से किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाएगा? प्रॉपर जवाब दिया जाएगा, रिटेलिएट किया जाएगा प्रॉपर? मेरे ख्याल में अब ईरान के लिए मुश्किल है कि इस हमले को वो बर्दाश्त करे या सुनी अनसुनी कर ले, इसलिए कि ये ईरान की गैरत का मसला है और उनके इक़्तिदार आला को जिस तरह उन्होंने चैलेंज किया है ये उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। लेकिन इस्लाम है, ईरान की बजाय आलम इस्लाम के तमाम हुक्मरानों को मिलकर इसका जवाब देना चाहिए, इसलिए कि गजा के मुजाहिदीन ने तो एक ग्रेटर इसराइल का रास्ता बंद किया है। अब ग्रेटर इसराइल में जी सिराजुल हक साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ, यानी मैं यही कहना चाहता हूँ कि ग्रेटर इसराइल का रास्ता उन्होंने रोका है। अगर ये ग्रेटर इसराइल का रास्ता वो ना रोकते तो इसराइल तो मुसलसल आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए ईरान को भी जवाब देना चाहिए और ख़ुद मैं अपनी हुकूमत से कहूँगा कि कौमी असम्बली का हंगामी इजलास बुलाना चाहिए और मिलकर इस पर रिएक्शन करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आलमी बरादरी भी इसमें कोई किरदार हमें अदा करती हुई नहीं दिखाई देती है। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, किसी ऑपोजिशन लीडर को अगर अरेस्ट कर लिया जाता है, फौरन अमेरिका की तरफ से मजम्मत भी होती है, स्टेटमेंट भी सामने आती है। बड़ा एक अहम इशू है ये, इस पर अभी तक कोई स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से भी नहीं आई है, कोई बात इस पर नहीं की जा रही है, बल्कि मुसलसल जो इसराइली टेररिज्म है उसको सपोर्ट किया जा रहा है। मैं यकीनी तौर पर यही समझता हूँ कि अमेरिका से ये तवक्को नहीं करना चाहिए। अमेरिका तो खुद इस जंग का एक फरीक है, वो तो इसराइल का सरपरस्त है, लेकिन हम अपनी हुकूमत से भी डिमांड करते हैं कि फौरी तौर पर काबीना कहे और इस अहम वाक़े पर गौर कौम की तर्जुमानी की जाए। इस वक्त मुसलमान तो क्या खुद मगरबी ममालिक के गजा के लोगों के साथ है, वहाँ एहतजाज जारी है, यूनिवर्सिटियों में एहतजाजात जारी हैं, ख़वातीन के सतह पर, बच्चों के सतह पर। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब मुसलमान हुक्मरानों को मिलकर और खुलकर इसराइल की मजम्मत जुबान की हद तक से नहीं, अमली तौर पर करने की ज़रूरत है। ठीक है। और दूसरी तरफ एक ये भी सवाल है कि ईरान पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब हम देख रहे हैं कि वो आ गई है। उनके मुल्क में बतौर मेहमान मौजूद थे, बहुत से ऐसे तजियाकार हैं, अभी हमारे प्रोग्राम में उनसे बात हो रही थी कि अब ये ईरानी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सिक्योरिटी फराहम करना उनकी जिम्मेदारी थी। सिक्योरिटी लैब्स कहाँ पर हुआ? जब तकरीब हल्फबरदारी के लिए बुलाया, पूरी दुनिया को दिखाया गया कि हमास के लीडर मौजूद हैं, तो वहाँ पर फिर उनकी सिक्योरिटी को फूल प्रूफ क्यों नहीं बनाया गया? ये तो यकीनी तौर पर खुद उन्होंने ऐलान किया है कि हम बच्ची को लेकर
यानी खुद उन्होंने ऐलान किया है कि हम इसके तहकीकात कर रहे हैं और वो जल्द हम आवाम को बताएंगे कि कहाँ दरार था और कहीं गलती हुई है और कहीं दुश्मन ने उस दरार से फायदा उठाया। ये उनकी बहुत अहम जिम्मेदारी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि एक वाकया हो गया ठीक है, बहुत शुक्रिया साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।